जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कश्यप और आप देख रहे हैं मिशन और टारगेट। जैसा कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं। आप सभी के पास 4 महीने का समय है। टोटल 4 महीने का समय है, ठीक है ना। 4 महीने का समय है। आपके एग्जाम होने वाले हैं नवंबर महीने में। कब होने वाले हैं भाई? नवंबर महीने में होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ ही दिनों के बाद ही विद्या ज्ञान के भी एग्जाम होंगे, जो कि अभी तक तो आया नहीं है नोटिफिकेशन, पर इतना तो कंफर्म है कि दिसंबर महीने के लास्ट तक हो ही जाएंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर जो होने वाला है हमारा मानव शरीर, पोषण एवं स्वास्थ्य। मानव शरीर के बारे में हम पढ़ेंगे और पोषण उसके शरीर में कैसे मिलता है मानव के, और स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि विद्या ज्ञान हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे स्पोर्ट स्कूल हो, सभी का सिलेबस सेम हो गया है। अब पहले की तरह नहीं कि नवोदय का सिलेबस अलग था, अब से लगभग सिलेबस सभी के सभी सेम हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, और पढ़िए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य में विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए अंग होते हैं। संपादन यानी कार्य, ठीक है ना, सभी के लिए कार्य होते हैं। प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। शरीर के कुछ अंग मिलकर एक सुनिश्चित कार्य करते हैं, जिसे एक विशेष तंत्र कहा जाता है। मतलब जो हम लोग कार्य करते हैं, हमारा मानव शरीर जो कार्य करता है, उसे एक विशेष तंत्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मानव शरीर तंत्र, ठीक है। यानी कि मानव का जो शरीर होता है, शरीर ही काम करता है भाई। जो हाथ है वो शरीर का अंग है, पैर है जो शरीर का अंग है, आंख जो है शरीर का अंग है। सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है। और किसी भी कार्य को करने के लिए लगभग बहुत सारे अंगों को यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को उठाना है, तो आप उसको देखेंगे, उसके बाद उसको टच करेंगे, फिर उठाएंगे, और उठाने के बाद कहीं पे जाके रखेंगे तो चलेंगे। तो यानी कि हमारे बॉडी के लगभग सभी पार्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले इंटरनल पार्ट की बात करें, सब जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। भोजन को पचाना, पचे हुए पदार्थों को अवशोषण होना और बचे हुए भाग को शरीर से बाहर निकालना आदि कार्य पाचन तंत्र में सम्मिलित हैं। यानी जो हम खाना खाते हैं वो, और खाना खाने के बाद जो पचता है, पचने के बाद जो बाहर निकलता है मलमूत्र, वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो भाई पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। पाचन की क्रिया में कई अंग मिलकर कार्य करते हैं। इन अंगों से सम्मिलित रूप में से बने पाचन तंत्र के प्रमुख अंग जो है वो सबसे पहले मुख है, फिर उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मलाशय बन के निकल जाता है बाहर। तो यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, तो उसमें सबसे पहले मुख जो होता है, मुंह, उसी में हम लोग खाना लेते हैं। जो हमारा गला पे होता है वो ग्रास नली होता है, उसके नीचे अमाशय आते हैं जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। उसके बाद खाना छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत से होते हुए फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये रहा पाचन तंत्र। अगर मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं मुख के बारे में। तो मुख जो है, जो मुंह है, भोजन नली का सबसे पहला भाग है। मुंह में भोजन दांतों द्वारा अच्छी तरह चबाया जाता है। भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को जाने से उसे ग्रास नली में प्रवेश करने से में आसानी होती है। मुख में निम्न अंग होते हैं या पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? तो जीभ होता है, दांत होता है। जीभ में पेशियों के अनेक गुच्छे होते हैं, जिसके कारण हम अपनी जीभ को हर दिशा में घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो जीभ होती है वो पेशियों से बनी होती है, मांस पेशियों से बनी होती है बस। दांत, मुख में कुल 32 दांत होते हैं वयस्कों में, ठीक है ना। जो युवा है उनमें 32 दांत होता है, बच्चों में कम होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो उसको भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहला कृंतक होता है, फिर उसके बाद रंधक होता है, फिर अर्धचौड़क होता है, फिर चौड़क होता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इनके कार्य क्या है? तो जो कृंतक होता है वो भोजन को कुतरने का काम करता है, ठीक है। रंधक चीरने का काम करता है। अर्ध जो चौड़क है वो काम करता है भोजन को कुचलने के लिए, और जो चौड़क है वो भोजन को पीसने के लिए कार्य करता है, जिससे कि हमारे ग्रास नली में जाने के बाद खाना अटके ना। लार ग्रंथियां कहाँ होती हैं भाई? तो जीभ के नीचे होती हैं। मुख में अनेक ग्रंथियां होती हैं, जिनमें एक तरल पदार्थ अर्थात लार निकलती है। लार ग्रंथियों द्वारा निकली लार कार्बोहाइड्रेट्स
के पाचन में सहायता करती है। लार ग्रंथि कहाँ होती है? तो जीभ के नीचे होती है, जिसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है जब हम लोग खाना खाते हैं या आप बोलते हैं तब भी तरल पदार्थ निकलता है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि बोलते हैं आप, तो आपका जो मुख होता है वो तरल पदार्थों से भर जाता है, तो उसे ही लार कहते हैं। ठीक है, और वो लार जो होता है हमारे खाना को पचाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें ग्रसनी की। जो ग्रसनी यानी कि ग्रास नली होता है, जो हमें लोग गले के अंदर होता है नली, उसको ग्रास नली बोला जाता है। मुख के बाद भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह ग्रास नली आमाशय से में खुलती है, से नहीं में खुलती है। ठीक है ना, खुलती है। आमाशय क्या है भाई? तो जैसा कि मतलब आप लोग समझ गए ना कि ग्रास नली कहाँ पे होता है? गले में होता है। वो कहाँ पे जाके खुलता है? ग्रास नली ग्रसनी से, ग्रसनी जाकर लीवर में खुलती है। लीवर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। इसकी भीतरी दीवार पर अनेक ग्रंथियां यानी कि जठर ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से जठर रस निकलते हैं जो भोजन की प्रोटीन को पचाने में काम करते हैं। जैसे कि जो लीवर होता है उनमें तरल पदार्थ होता है जो कि खाना को पचा देता है। पचाने का मतलब कि जो उसमें से अच्छी चीज़ है उनको छांट कर अलग कर देता है। अब उसके बाद खाना आपका पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पाचन एवं अवशोषण दोनों होते हैं, यानी कि जो उसमें से अच्छे जो पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उसको छोटी आंत ऑब्जॉर्ब कर लेती है, यानी खींच लेती है। आगे देखते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फीट होती है। कितनी भाई? 20 फीट। अब ये बात कहोगे कि भाई हम लोग की जो मैक्सिमम जो इंसान होते हैं वो लगभग 6 फीट के होते हैं, 6 से 7 फीट यही होते हैं। पर आप बोल रहे हैं कि जो हमारी छोटी आंत है उसकी साइज़ 20 फीट है, तो होती है भाई इसकी साइज़ 20 फीट ही होती है। और आपको बता दें कि छोटी आंत जो हमारे खाना में जो पोषक तत्व होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और आपको एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जो हमारे शरीर के अंदर धमनी है, नस जिसे बोलते हैं, जो धमनी है उसकी इतनी हाइट होती है कि आप पृथ्वी को चाहे तो बांध सकते हैं पूरा एक बार। ठीक है ना, यानी कि इतनी बड़ी है। आपकी बॉडी के अंदर नसें जो है बहुत बड़ी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बड़ी आंत की बात हम करते हैं तो बड़ी आंत लगभग 6 फीट लंबी होती है। यह भोजन से जल का अवशोषण करती है तथा अपने ठोस अवशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वारा बाहर निकालने में सहायता करती है। ठीक है ना, बड़ी आंत आपके जो मल मूत्र होते हैं उसको निकालता है बाहर, इसका बस यही काम है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। सबसे पहले नाक आता है, कंठ आता है, फिर उसके बाद श्वसन नली आता है, फिर फेफड़ा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो नाक की बात करें तो नाक की भीतरी सतह पर अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में विशेष प्रकार का रस निकलता है। इस रस के कारण बाहर से आने वाली धूल के कण एवं जीवाणु इसे चिपक कर रह जाते हैं तथा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपको जुखाम जब होता है तो आपके नाक से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में। पर ऐसा नहीं है कि बस जब जुखाम हो तभी निकलते हैं, ये हमेशा निकलते रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, जब जुखाम होता है तो कुछ ज़्यादा निकलने लगते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि नाक के अंदर आपके कुछ गंदगी फंस जाती है ना। आप लोग बोलते हैं कि जुकाम नहीं हुआ फिर भी कैसे गंदगी आ गई, तो एक गंदगी वही है कि जब जो धूल मिट्टी कण जो जाते हैं चिपक जाते हैं उस चिपचिपे पदार्थ से, जिसकी वजह से नाक में गंदगी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब जुकाम होता है तभी तरल पदार्थ निकलता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब जुकाम होता है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकलना लगता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कंठ की बात करें तो कंठ का संबंध श्वसन नली से है, यानी कि आप लोगों कंठ यानी कि अर्थात जो हमारा गला के अंदर जो नस है या नली है उसको कंठ बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि नाक मतलब जो चित्र आपने कभी देखा होगा तो नाक का और मुख का दोनों की नली सेम है। श्वसन
श्वसन नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका ऊपरी भाग कुछ खुला रहता है जिसे स्वर तंत्र कहते हैं। इसमें स्वर उत्पन्न होते हैं कहाँ पे? श्वसन नली में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो जैसे अ आ इ ई बोलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हल्का नाक से भी आवाज़ आती है। इसीलिए इसे नाक को, श्वसन नली को क्या बोलते हैं भाई? स्वर नली। नाकों से आवाज़ आती है और ज़्यादातर कंठ के अंदर से आवाज़ आती है आ। तो ये बात है कि जो हमारा जो श्वसन नली है वो स्वर तंत्र भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि कंठ से ही स्वर निकलते हैं। स्वर भी निकलते हैं, सुर भी निकलते हैं। सुर यानी कि अर्थात गाना। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके गले साफ होते हैं वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं, और कुछ लोगों के गले मोटे होते हैं, जैसे मोटा मतलब आवाज़ मोटा, तो उसके अब गाना जो गाते हैं अच्छे नहीं गा पाते हैं और मोटी आवाज़, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। आगे देखते हैं फेफड़ों के बारे में। तो हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। दोनों फेफड़े शंकु के आकार के होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमारे सीना के बीच में। सीना यानी अर्थात चेस्ट कह सकते हैं, पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं सांस लेने में, ठीक है। परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र में निम्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिसंचरण मतलब कि भाई जैसे कि जिनकी वजह से हम लोगों का मतलब हमारे इंटरनल बॉडी में वर्क होता है। जैसे हृदय है, नलिकाएं हैं, धमनी है, शिराएं हैं। तो देखते हैं इनके कार्य। तो हृदय पेशियों का बना एक पंप है। हृदय जो है वो पेशियों से बना एक पंप है। ये रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ अर्थात कि मान लीजिए ऐसे बात करें तो ऐसे होता है मानव हृदय में 4 कोष्ठ, ठीक है। 4 कोष्ठ होते हैं। नलिकाओं की बात यदि करें तो नलिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भाई? तो नलिकाओं में देखो धमनी होती है और शिरा होता है। धमनी और शिरा। धमनी का कार्य क्या है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है। इसका जो धमनी का कार्य है। शिरा का क्या कार्य है? तो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। जैसे कि कहीं बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ है तो हाथ के यहाँ मतलब जो हाथ के पास जो रक्त पहुंचा रहा है, ब्लड, हृदय जो पहुंचा रहा है, यानी धमनी पहुंचा रही है हृदय से लेकर, तो धमनी जो पहुंचा रही है हाथ के पास, हाथ के एक कानी उंगली में, ठीक है, जो सबसे छोटा उंगली है उसमें पहुंचा रही है। तो एक बात बताइए कि अगर कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे एक बाल्टी में पानी रख लेते हैं और उसको तकरीबन 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या आपको वो पानी वैसा ही साफ सुथरा रहेगा? 1 महीना छोड़िए, 2 ही दिन की बात करते हैं, तो क्या वो पानी साफ सुथरा रहेगा? नहीं रहेगा। उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वैसा ही है कि जो शिराएं हैं वो ब्लड को जो हमारे पास पहुंची थी वहाँ पे, वहाँ से वापस लेकर आती हैं हमारे हृदय में, और उसे फिर से फिल्टर किया जाता है और फिर से वहाँ पे पहुँचाया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है भाई? उत्सर्जन मतलब कि हमारे बॉडी से जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं निकलता है, उसे उत्सर्जन बोला जाता है। सबसे पहले बात करें ब्रिक की, किडनी, ठीक है ना, किडनी की बात करें तो मानव शरीर में 2 ब्रिक होते हैं, यानी 2 किडनी होती हैं। प्रत्येक ब्रिक का आकार सेम के बीज की तरह होता है। ब्रिक द्वारा शरीर में पदार्थों को फिल्टर किया जाता है और मूत्र निर्मित किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कि जो भोजन हम लोग करते हैं, या मतलब भोजन नहीं, पानी वाला चीज़, जैसे कि कोई हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो हमारे किडनी तक पहुंचता है। वो किडनी क्या करती है कि उसमें के जो भी अच्छे या कह सकते हैं पोषक तत्व हैं उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है और अवशिष्ट पदार्थ यानी जो बस पानी बचता है उसे छोड़ देती है। जो अच्छे पदार्थ थे उनको अपने शरीर के अलग अलग कोनों में, बॉडी में पहुंचाती है, और जो अवशिष्ट पदार्थ यानी जो सिर्फ और सिर्फ पानी था उसको छोड़ देती है, जो कि मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मूत्र वाहिनी। प्रत्येक वृक्क के नीचे एक नली होती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, ठीक है। वृक्क यानी किडनी के नीचे। किडनी कुछ आपका इस प्रकार होता है, मैं बना दूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे आपका नली होती है दोनों किडनियों से निकलती हुई, ठीक है। मूत्राशय।
इसमें दोनों ओर की मूत्रवाहिनी आकर खुलती हैं। जो किडनी होती है, किडनी में दो जो नलियाँ होती हैं जाके यहाँ पे खुल जाती हैं। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा शरीर की उत्सर्जी पदार्थ मूत्र रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, मूत्र रूप में बाहर निकल जाता है जो अवशिष्ट पदार्थ हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, उत्सर्जन के परिपेक्ष से बता दूं कि जो हमारे बॉडी में पसीना होता है, पसीना, ठीक है, वो भी एक अवशिष्ट पदार्थ है। वो भी अवशिष्ट पदार्थ है, वो भी हमारे पसीना के रूप में हमारे बॉडी से निकलता है। कंकाल तंत्र, मानव शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है जिसे कंकाल कहते हैं। ठीक है, कंकाल कहते हैं। अब वो तो समझ गए आप लोग कंकाल किसे कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, या सबसे कठोर हड्डी कौन सी है। तो सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिज। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर जो है हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। इनेमल एक कह सकते हैं कि पदार्थ है जो कि हड्डियों की तरह ही मजबूत है और दांत में पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे मजबूत भाग होता है मानव शरीर का, सबसे मजबूत और सबसे कठोर कह सकते हैं। संधि या जॉइंट, जैसे हमारे बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हाथ पैर मुड़ते हैं, उंगलियां मुड़ती हैं, उन्हें संधि कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है वो संधि कहलाती है। अब संधि भी कई प्रकार की है भाई, तो संधि भी देखिए, अंचल संधि है, कंगना संधि है, गेंदाकार संधि है। तो खोपड़ी की हड्डियों में अंचल संधि होती है। इस प्रकार की हड्डियां गति नहीं करती हैं। गति मतलब आप देखते हैं अंगुली मुड़ाते हैं तो मुड़ती है, हाथ को कोहनी को मुड़ाते हैं मुड़ जाती है, पर खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो नहीं मुड़ती हैं। कि मतलब कि जैसे खोपड़ियों की हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर ही बनी है, पर आप लोग देखेंगे कि ठोस है, चुपचाप वहीं पे है, तो उसे अंचल हड्डी बोलते हैं। कंगना हड्डी क्या है, तो जिन हड्डियों की गति केवल एक दिशा की ओर हो, जैसे कि कोहनी, आप लोग देखेंगे कि आपकी कोहनी का पीछे मुड़ती है, नहीं, बस आगे की तरफ ही मुड़ पाती है। घुटना क्या आप सीधा करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीधा हो पाएगा, नहीं, आप पीछे बस मोड़ सकते हैं उसको। और गर्दन की भी बात करें तो गर्दन भी बहुत पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार की संधियों को कंगना संधि कहते हैं। गेंदाकार संधि क्या है भाई, तो इस प्रकार की संधियों में हड्डियां सभी ओर घूम सकती हैं। जैसे कि कंधे और कुल्हे की हड्डियां गेंदाकार होती हैं। जैसे कि आप लोग देखा, हाथ को आप घुमाएंगे पूरी तरह से चारों तरफ तो पूरी तरह से घूमती है। जैसे बॉल फेंकने के लिए आप लोगों ने कभी हाथ को घुमाते हैं तो आपकी शोल्डर पूरा का पूरा रन करता है 360 डिग्री, तो होता है, क्या होता है भाई, वो होता है गेंदाकार संधि। पोषण और स्वास्थ्य की बात करें, चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पोषण और स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में पोषण और स्वास्थ्य को भी देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।